हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम केंद्रीय विद्यालय का टीजीटी पेपर जो है किस प्रकार से आएगा उसका ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है टीजीटी सोशल साइंस से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी का कारण कौन सा नहीं है? तो आर्थिक मंदी का कारण कौन सा नहीं है? अति उत्पादन, ये तो बिल्कुल है, अति उत्पादन से भी आर्थिक मंदी आती है। निर्यात में पतन, तो यहाँ से जब माल किसी देश में नहीं जाएगा तो भी मंदी मंदी क्या है, आ जाती है। और सावंतवाद का पतन, तो ये सावंतवाद का जो पतन है वो एक किस्म से पॉलिटिकल से रिलेटेड है, तो ये जो है वो कारण नहीं होगा। और उद्योगों का यांत्रिकरण, तो ये भी हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है नहीं है, नहीं में सी ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। 1929 की आर्थिक मंदी का मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध जनित जो है औद्योगिक उत्पाद का विस्तार एवं युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण उद्योग के विस्तार से उत्पन्न अति उत्पादन था। अति उत्पादन जो है विश्व युद्ध के बाद भी चलता रहा, परंतु अधिक मांग न बढ़ पाने के कारण माल बिकना बंद हो गया। पुनः युद्ध के दौर में यंत्रीकरण काफ़ी तेज बढ़ा, जिसने उत्पादन को भी काफ़ी बढ़ाया, परंतु मजदूरी नहीं बढ़ी। इस प्रक्रिया में निर्यात में गिरावट आने लगी। इस तरह अति उत्पादन घटती क्रय शक्ति यंत्रीकरण एवं निर्यातों में कमी ने आर्थिक मंदी को जन्म दिया। तो स्पष्टता सावंतवाद के पतन का आर्थिक मंदी से कोई रिलेशन नहीं है। तो आंसर हमारा सावंतवाद का पतन हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो औद्योगिक क्रांति का मुख्य परिणाम था, तो औद्योगिक क्रांति का क्या परिणाम था? शहरी क्षेत्र में मजदूरों का संकेंद्रण, धनवान वर्गों की शक्ति में हिस्सा लेने की बढ़ती इच्छा, ये गलत हो जाएगा। शक्तिशाली दस्तकरप श्रेणी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पावरफुल क्राफ्ट गुल्ड, ये नहीं होगा। सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों पर नियंत्रण, तो पूछा है औद्योगिक क्रांति जो है होगा जब बहुत सारे उद्योग जो है हमारे देश में क्या है प्रचलित हो जाएंगे, बहुत तेजी से बढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। शहरी क्षेत्र में मजदूरों का संकेंद्रण, तो व्याख्या देखते हैं। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन, तकनीकी एवं आर्थिक संबंधों में क्रांति परिवर्तन ला दिया। इस औद्योगिक श्रमिक वर्ग एवं पूंजीपति वर्ग का जन्म होता है और कारखाना आधारित उत्पादन प्रणाली औद्योगिक क्रांति की ही देन है। इस प्रक्रिया में शहरी क्षेत्रों में बड़े बड़े कारखानों का उदय हुआ, जहां शहरी मजदूरों का संकेंद्रण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर जो यूज है औद्योगिक क्रांति फ्रांस में किसने यूज़ किया था? तो जॉर्ज मिशेले ने किया था, जॉर्जिस मेशले। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्रांस में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का पद प्रयोग जो है जॉर्जिस मिशेले ने किया था, जबकि जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल ने इस पद का प्रयोग किया था। अंग्रेजी में सर्वप्रथम अर्नोल्ड टायनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इस पद का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पद जो है मुक्त बाजार यानी कि क्लासिकी अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो क्लासिकल अर्थशास्त्र से संबंधित होगा हमारा लेसेस फेयर आबंध की नीति। मुक्त व्यापार आधारित क्लासिकल अर्थशास्त्र के लेसेस फेयर अर्थात आबंध की नीति कहा गया। इस विचारधारा वैश्विक स्तर पर मुक्त एवं प्रतिबंध रहित व्यापार का समर्थित करती है। वाणिज्यवादी काल में उपनिवेशीवाद
देश इस विचारधारा के समर्थक थे। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में लेसेस-फेयर का विचार का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है, पहले भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस न्यू कॉमन हो जाएगा, थॉमस न्यू कॉमन। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम 1712 में टॉमसन न्यूकोमेन नामक एक अंग्रेज ने खानों से पानी निकालने के लिए वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस संवैधानिक अधिपत्य कब बन जाता है? तो 1771 में बन जाता है, 1771 में। 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन हुआ। उसमें तृतीय स्टेट ने विद्रोहात्मक रवैया अपनाते हुए नेशनल असेंबली का रूप धारण कर लिया। इसी नेशनल असेंबली ने 1791 में फ्रांस के लिए एक संविधान की व्यवस्था की, जिसमें निर्वाचन के लिए एक सदन प्रणाली वाली व्यवस्था का प्रावधान था। अतः 1791 में फ्रांस संवैधानिक अधिपत्य बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजवादियों द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय निकाय को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय, सेकेंड इंटरनेशनल कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समाजवादियों द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय निकाय जो है 1900 में पूर्णतः स्थापित किया गया। इस संगठन को आमतौर से द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय के नियामक घटक समाजवादी तथा मजदूर दल थे, जो इस बीच जो है यूरोप के अनेक देशों में गठित हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समूह जो है दल में सभी के लिए खुली सदस्यता के पक्ष में थे? तो मेनशेविक हो जाएंगे, मेनशेविक हो जाएंगे, मेनशेविक। बी ऑप्शन क्या है? सही है, मेनशेविक। रूसी क्रांति के दौर में मेनशेविक दल जो है उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन कर रहे थे। इस दल की सदस्यता सभी के लिए थी, जबकि बोल्शेविक पार्टी कैडर आधारित पार्टी थी, जो श्रमिक वर्ग की क्रांति पर आधारित विश्वास करती थी। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो देश विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड विश्व युद्ध में जर्मन पर युद्ध की घोषणा करने से सबसे आगे थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर युद्ध करने की घोषणा में सबसे आगे थे ब्रिटेन और फ्रांस। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध सर्वप्रथम इंग्लैंड और फ्रांस 3 सितंबर 1939 को युद्ध की घोषणा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में इटली की कार्यवाही मुख्यतः किसके विरुद्ध थी? तो इटली की कार्यवाही जो है ऑस्ट्रिया हंगरी के विरुद्ध थी, ऑस्ट्रिया हंगरी के विरुद्ध थी। 1915 में हुए लंदन में गुप्त समझौते के कारण इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ। उसे दक्षिणी मोर्चे में ऑस्ट्रिया हंगरी का सामना करने का कार्य सौंपा गया। इंग्लैंड व फ्रांस की सेना की मदद से जून 1918 ईस्वी में इटली ने ऑस्ट्रिया की सेना को परास्त किया। अतः स्पष्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध में इटली की कार्यवाही जो है मुख्यतः ऑस्ट्रिया के विरुद्ध थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व युद्ध द्वितीय के तुरंत बाद अपने आप को स्थापित किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा यूएनओ। यूएनओ जो है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। अप्रैल 1945 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसे अंतिम रूप दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में कब शक्ति ग्रहण की थी? तो इन्होंने शक्ति ग्रहण की थी जुलाई 1935 जुलाई में इन्होंने शक्ति ग्रहण कर ली थी। एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी 1935 तक पूरी तरह शासन अपने नियंत्रण में कर लिया था। जर्मनी 1933 में जब हिटलर प्रधानमंत्री बना, उसके बाद उसने जर्मनी का नाम जो है तृतीय राइख साम्राज्य रखा, मतलब जर्मनी का नाम ही उसने बदल दिया, तृतीय राइख रख दिया। इसी दौरान जो है अगस्त 1934 में जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग
के मृत्यु होने के उपरांत हिटलर ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के पद को एक ही पद में सम्मिलित कर देने की घोषणा की और राइख जो है फ्यूहरर जो है की उपाधि की थी। इसी के बाद जो है हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया था और जर्मनी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने के लिए कटिबद्ध हो गया था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के दौरान रूसी क्रांति घटित होती है? तो रूसी क्रांति जो है यहाँ पर घटित होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 18 के दौरान फरवरी 1970 को रूसी क्रांति आरंभ हो जाती है। इसी के द्वारा जारशाही का अंत हो जाता है और एक उदारवादी सरकार का गठन होता है। इसके पश्चात 7 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में संपन्न समाजवादी क्रांति के द्वारा रूस एक सोवियत समाजवादी गणतंत्र का गठन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह हो जाएंगे, डी ऑप्शन। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता जो है बाबू कुंवर सिंह थे और बाबू कुंवर सिंह ने शाहाबाद के जिले के जगदीशपुर को 1857 के विद्रोह का केंद्र बनाकर अंग्रेजों से कठिन संघर्ष किया। उन्होंने कई अवसरों पर अंग्रेजों को युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किस ने भाग नहीं लिया था? तो तात्या टोपे ने लिया था, रानी लक्ष्मीबाई जी ने भी लिया था और बहादुर शाह जफर ने लिया था। किसने लिया था? तो भगत सिंह, क्योंकि उस समय थे ही नहीं। ये क्या है, आधुनिक भारत जब पढ़ते हैं उस समय बहुत बाद में वो भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। भगत सिंह ने 9 से 10 सितंबर को 1929 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। सैंडर्स की हत्या और सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज का महानतम योगदान किसे समझा जाता है? तो आर्य समाज का महानतम योगदान क्या क्या होगा? जाति पद्धति की कठोरता के विरुद्ध जो है धर्म युद्ध, गैर हिंदुओं का हिंदू परिवर्तन, ये भी नहीं होगा। गाय को सुरक्षा प्रदान करना, भारत के अतीत में गर्व की भावना का आह्वान करना। तो भारत के अतीत में गर्व की भावना का आह्वान करना आर्य समाज का महानतम योगदान था। तो आर्य समाज का महानतम योगदान भारतीयों में अतीत के गौरव की भावना को जन्म देना था। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बम्बई में किया था। उन्होंने पूरे भारत में हिंदू धर्म एवं संस्कृति के उज्जवल पक्ष को प्रतिष्ठित करने का प्रण लिया और वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन, 1920 से लेके 1920 में पंजाब में उत्पन्न अकाली लहर का प्राथमिक लक्षण क्या था? सिखों की राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करना, सिखों के सामाजिक रिवाजों का आधुनिकीकरण करना, गुरुद्वारा एवं सिख धार्मिक स्थानों के प्रबंध को सरल और कारगर बनाना। तो हमारा आंसर सी ही क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है अकाली दल की जो लहर थी उसका प्राथमिक लक्ष्य यही था कि जो गुरुद्वारा है और जो सिख है धार्मिक स्थानों के प्रबंधन को सरल और कारगर बनाना था। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या देख लेते हैं। 1920 के दशक में उभरा अकाली आंदोलन सिख गुरुद्वारों में सुधार के लिए चलाया गया था। इस समय गुरुद्वारों के प्रबंध के स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ था। गुरुद्वारों के प्रबंधक महंत थे जो गुरुद्वारों को कदाचार का अड्डा बनाए हुए थे। सरकार भी इनका समर्थन करती थी। अतः अकाली दल का मुख्य लक्ष्य जो है गुरुद्वारों के प्रबंध को सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सिख गुरुद्वारों को महंतों से मुक्ति मिल गई। इसके लिए सरकार ने 1935 में गुरुद्वारा बिल लाया गया था। इस बिल के प्रावधानों के आधार पर 1 नवंबर 1925 की शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंध कमेटी का गठन किया जो गुरुद्वारों के प्रबंध को नियमित करती थी। भारत की औद्योगिक क्रांति से प्रवेश
भारत की औद्योगिक क्रांति के प्रवेश से आरंभ होती है? तो रेलवे जो है वो शुरू होती है रेलवे। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण वाणिज्यिक पूंजी का वर्चस्व स्थापित हो गया था। इंग्लैंड को अब अधिकाधिक कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी, जिसके फलस्वरूप जो है इंग्लैंड ने भारत से कच्चे माल को लाने के लिए रेलवे की शुरुआत की, जिससे आसानी से कच्चे माल को भारत के बंदरगाह तक ले जा सके। रेलवे की स्थापना से ही भारत में औद्योगिक क्रांति का प्रवेश आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों के कारण। ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों के कारण पूरी तरह से बर्बाद हुए भारतीय उद्योग थे। तो शुगर एंड शिप बिल्डिंग जो है, खंड एवं पोत निर्माण, ये क्या है, ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों के कारण जो है पूरी तरह से क्या हो गया था, ये डिस्ट्रॉय हो गया था। व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों के कारण जो है खंड और पोत निर्माण पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों का व्यापारिक गतिविधियां कमजोर पड़ने लग गई, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों की जो है ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय शासकों के दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और फिर बाद में उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा और धीरे धीरे स्थानीय बैंकर यानी दिवालिया होते गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य जो है 1.6 करोड़ रुपए था। आगे चल के 1740 के दशक तक यह व्यापार गिरकर केवल 30 लाख रुपए हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में किस दल ने सहयोग नहीं किया था? तो यहाँ पर बी एंड सी है, हिंदू महासभा और कम्युनिस्टों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के सहयोग से हिंदू महासभा और साम्यवादी दल ने इसमें भाग नहीं लिया था। महासभा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार उस समय बंगाल में थी, जब सोवियत संघ जो है मित्र देशों के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था। इस कारण साम्यवादी दल जो है भारत छोड़ो में आंदोलन से अपने को अलग मान लिया था। तो सी जो है यानी साम्यवादी दल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे है, पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ज्योग्राफी से है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जुलाई के आरंभ की अपेक्षा जनवरी के आरंभ में पृथ्वी थोड़ी सूर्य के निकट होती है। तो जनवरी में पृथ्वी और वो भी सूर्य के निकट होगी, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठंडी तभी होती है जब पृथ्वी सूर्य से थोड़ी दूरी पर हो। उत्तरी गोलार्ध यानी कि ये वाला पोल, और ये है साउथ पोल, और ये है नॉर्थ पोल, और बीच में ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। तो उत्तरी गोलार्ध ग्रीष्म में पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। तो उत्तरी गोलार्ध जो है गर्मी में दूर पर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर, क्योंकि हम जो है उत्तरी गोलार्ध की तरफ ही रहते हैं, तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दूर होगा तो यहाँ पर तो सर्दी पड़नी चाहिए, तो यहाँ तो गर्मी पड़ रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आगे है, दक्षिणी गोलार्ध, मतलब इस वाले की बात कर रहा है, साउथ पोल की। ग्रीष्म में पृथ्वी सूर्य के अति निकट होती है। तो उत्तरी गोलार्ध ग्रीष्म में पृथ्वी सूर्य के अति निकट होती है, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है। उत्तरी गोलार्ध शीतकाल में पृथ्वी जून से सबसे अधिक दूरी पर होती है, तो ये क्या है, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा आंसर
डी। तो जुलाई के आरंभ की अपेक्षा जनवरी के आरंभ में जो है पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। उत्तरी गोलार्ध ग्रीष्म में पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर होती है। दक्षिणी गोलार्ध ग्रीष्म में पृथ्वी सूर्य के अति निकट होती है। उत्तरी गोलार्ध जो है शीतकाल में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक पास होती है। पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार न होकर दीर्घ वृत्ताकार है, अर्थात पृथ्वी वर्ष में केवल 3 बार जनवरी को सूर्य के सर्वाधिक पास होती है। पहला उपसौर, उसको उपसौर कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। जबकि इसके विपरीत जो है 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी होती है और इसे अपसौर कहते हैं। तो अपसौर और उपसौर क्या होता है ये यहाँ पर बताया गया है। तो उपसौर में 3 जनवरी को सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, उसको उपसौर बोलते हैं। अपसौर जो है दूर रहेगी, कहाँ? पृथ्वी सूर्य से। तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, इसे अपसौर कहते हैं। तो यहाँ पर जो कथन बताना था हमको, तो ये नहीं बताना था। तो इस हिसाब से ये वाला सारे सही है, सिर्फ ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में सबसे अधिक खनिज जो है क्रिस्टल होते हैं। ग्रेनाइट वही सही नहीं है बताना है, तो ये तो सही है। ग्रेनाइट वही वेदी आग्नेय चट्टान है, तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। तो गलत का गलत आंसर हो जाएगा, तो आंसर हमारा बी। बाकी क्या है? मोटे दाने वाली अंतर्वेदी चट्टानों को वित्तीय आग्नेय चट्टानें कहते हैं। महास्कंद भारी वित्तीय शैल हैं। तो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में सबसे अधिक खनिज क्रिस्टलीय होते हैं। ग्रेनाइट एक अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है जिसका निर्माण धरातल के नीचे काफ़ी गहराई से होता है। इसी कारण ग्रेनाइट चट्टान को प्लूटोनिक शैल भी कहते हैं। मोटे दाने वाली अंतर्वेदी चट्टानों को वित्तीय चट्टान कहते हैं। महास्कंद भारी वित्तीय शैल है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है सबसे कम शहरीकरण? तो बिहार हो जाएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश का सबसे कम शहरीकृत जो है सबसे कम तो हिमाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद बिहार है, फिर उसके बाद असम है, फिर सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा द्वारा क्रॉस नहीं किया जाता है? तो कर्क रेखा द्वारा जो नहीं किया जाता है तो राजस्थान का बिल्कुल छोटा सा टच होता है। तो यहाँ से जो है कर्क रेखा गुजरती है तो राजस्थान का छोटा सा भाग तो टच होता है। बाकी छत्तीसगढ़ हो गया, मणिपुर हो गया, तो मणिपुर क्या है यहाँ पर? सही आंसर है मणिपुर। मध्य प्रदेश से तो बिल्कुल होता है, छत्तीसगढ़ से भी होता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यह रेखा राज्य के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अतः मणिपुर राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। यह राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जो है सारणी दी गई है उसका हमको मिलान करना है। तो रियासी, कोरापुट मतलब स्थानों के नाम है। डिगबोई, डिगबोई जो हो जाएगा असम हो जाएगा इसका, तो डिगबोई जो है असम। तो ये वाला तो यहाँ पर तो सारे में ही हैं, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, आसनसोल, रियासी, रियासी का हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा रियासी। कोरापुट हो जाएगा उड़ीसा, कोरापुट उड़ीसा। आसनसोल
डिगबोई हो जाएगा असम, कोरापुट हो जाएगा उड़ीसा, और आसनसोल हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आसनसोल पश्चिम बंगाल। तो इसी तरह से यहाँ पर सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों का कौन सा क्रम जो है जनसंख्या यानी कि 2021 जानकी के रूप में सबसे बड़े और सबसे छोटे क्रम में रखना है। सबसे बड़े क्रम में उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सबसे पहले है, तो उत्तर प्रदेश तो 3 में दिया गया है। फिर महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद क्या है, बिहार आ जाएगा, ना कि पश्चिम बंगाल। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह, सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान किसके अधीन है? तो वित्तीय प्रबंधन जो हो जाएगा हमारा, वित्तीय प्रबंधन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, गृह मंत्रालय, गृह मामलों का मंत्रालय जो है, वित्तीय प्रबंधन एवं राष्ट्रीय संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान देश में आपदा प्रबंधन के अध्ययन के लिए शीर्ष निकाय है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की आकाशीय विशेषता का कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम आकाश गंगा को देखेंगे, तो 1 नंबर पे भी है और C नंबर पे भी है। बाकी हमारा यहाँ ये वाले जो हैं वो गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले मिल्की वे, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा लोकल समूह, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी लोकल समूह। फिर उसके बाद होगा हमारा क्लस्टर यानी महान गुच्छा, क्लस्टर हो जाएगा, फिर यूनिवर्सल। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ब्रह्मांड की आकाशीय विशेषता का आकाशगंगा, स्थानीय समूह, स्थानीय महान गुच्छा, ब्रह्मांड का सही क्रम, आरंभ में सभी पदार्थ जिनके ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान का घनत्व अत्यंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोटक हुआ। इस प्रकार के विस्फोटक से बृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिक का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 जो है अरब वर्ष पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गलत मिलान का मालूम करना है। तो तालचर जो है उड़ीसा सही हो जाएगा, नांगरूप असम ये भी सही हो जाएगा, कोयली गुजरात, सुंदरी जो है बिहार, ये जो है ये गलत हो जाएगा, सुंदरी जो है झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आह सो हाइटस वे रेखाएं जो समान के स्थानों को मिलाती हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वर्षा, रेनफॉल। आई सो हाइट वे रेखाएं हैं जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाकर खींचती हैं, जबकि समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा आइसो समान दाब वाले और वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोरब या समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है आइसोहाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरमूडा है कहाँ पर? बरमूडा कहाँ पर है? तो आंसर उत्तरी अटलांटिक उच्च दाब कोशिका यानी कि नॉर्थ अटलांटिक हाई प्रेशर सेल। अगला क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों के देशांतरों में 2 डिग्री की भिन्नता होती है तो उन स्थानों में मिनटों का अंतर कितना होगा? तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 8 मिनट होगा।
कितना होगा? 8 मिनट। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र की मापनी में RF दर्शाता है। तो R और F जो है दर्शाएगा किसको? प्रतिनिधिक भिन्न को, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो मानचित्र की मापनी में RF प्रतिनिधि भिन्न को दर्शाता है। निरूपक भिन्न जो है मानचित्र पर दी गई दूरी तथा धरातल पर उन्हें दूरियों के बीच के अनुपात को व्यक्त करती है। मापनी में व्यक्त इकाइयों के उपयोग में यह विधि सबसे उपयुक्त है। इसे प्रायः भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है क्योंकि यह दर्शाता है कि मानचित्र पर दिखने के लिए वास्तविक विश्व को कितना छोटा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा मीटर? तो आंसर हो जाएगा साइक्रोमीटर। हम आर्द्रता को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यू मूर द्वीप के कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। न्यू मूर द्वीप पश्चिम बंगाल। कौन सी भू आकृति महाद्वीपीय हिमनद से संबंधित नहीं है? तो आंसर विशाल गर्ग हो जाएगा। विशाल गर्ग जो है यू वाला यानी कि भू आकृति महाद्वीपीय हिम नदी से संबंधित नहीं है। यह भूमिगत जल जो है कास्ट द्वारा बनने वाली स्तराकृति है, जबकि हिमोर जो है टिल स्तरीकृत अपवाह एवं हिमानी अपवाह भू आकृति महाद्वीपीय हिम नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई के तापमान में कमी की दर कितनी है? तो आंसर हमारा क्या है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। तो हमारा आंसर जो है बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। RF में गणक और सर्वहर की इकाई को समान लिया जाता है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा सर्वहर हमेशा 100 होता है। तो RF का यहाँ पर है मानचित्र की किसी रेखीय माप की एक इकाई की दूरी और उसका जो है आगे है उस रेखीय माप की इन्हीं इकाइयों से धरातल की नापी गई दूरी। आगे देखते हैं, एशिया में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा तो उड़ीसा हो जाएगा। एशिया में उड़ीसा सबसे बड़ा है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो भूकंप की उत्पत्ति के स्थान पर केंद्र बिंदु कहते हैं। पृथ्वी की सतह केंद्र बिंदु से ऊपर बिंदु को अर्ध केंद्र अधिकेंद्र कहते हैं। रिएक्टर स्केल भूमि की तीव्रता को नापता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। बाकी देखते हैं रूपांतरित मैकाले स्केल को परत जो है 1 से 12 है, तो ये भी गलत है यहाँ पर। आगे देखते हैं, 2011 की जनांकिकी के यानी जनगणना के अनुसार 2001 और 10 के दौरान में जनसंख्या समृद्धि की दर क्या थी? तो आंसर 17.7 जो है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमने देखी थी उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य जो है मेघालय है 27.9 और सबसे कम वाला जो है नागालैंड। आगे है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कुल उद्यान उत्पादन में किस अनाज की न्यूनीकृत प्रतिशत थी? तो मतलब किससे कम होता है? तो ये अनाज और दालें सबसे कम होती हैं। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, तो ये हो जाएगा हमारा गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड थी। गर्ल एजुकेशन से 15 अगस्त 1997 में गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देश में कब शुरू किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 2005।
जो रणनीति, अगला क्वेश्चन है, जो रणनीति भारत में जनसंख्या को स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने का साफ पानी इत्यादि बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच करने में पूर्ण प्रदान करती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे समावेशी समृद्धि रणनीति कहते हैं। तो आर्थिक विकास का मूल्य उद्देश्य जो है मानव विकास तथा समाज और लोगों के कल्याण को अधिकतम करना है। समावेशी विकास की रणनीति भारत में जनसाधारण को स्वस्थ शिक्षा, पीने का साफ पानी इत्यादि बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच करने में पूर्ण प्रयास करती हैं। समावेशी विकास की अवधारणा मूलतः इसी पर आधारित है, जो सभी को विशेष रूप से गरीब तथा विकास के लाभ से वंचित है, उसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो रोजगार जो है कार्यक्रम को एक नए प्रवर्तित प्रधानमंत्री रोजगार उत्पादन कार्यक्रम में मिलाया जा रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? PMRY एंड REGP, ये जो है इनको मिलाया जा रहा है। 15 अगस्त 2008 से प्रारंभ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है उपलब्ध कराए गए ऋण के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के द्वारा रोजगार के अवसर सृजित करना है। पहले से चली आ रही रोजगार योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को इससे मिला दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, TPDS के अंतर्गत खाद्यान्न की केंद्रीय निर्गम कीमत में BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे और APL गरीबी रेखा से ऊपर की कीमत सम्मिलित है, दोनों में क्या अंतर है? तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया, इसको आगे बढ़ा देते हैं। अगला है, गरीबी अनुपात का आकलन करने के लिए अपनी वैकल्पिक कार्य प्रणाली पर तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 37.2 जो है अनुमान लगाया था। आगे है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का नया नाम क्या था? तो काम के बदले अनाज जो था वो है NREP, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। यह 80 में शुरू किया गया था और 50% वित्तीय सहायता केंद्र सरकार से प्राप्त होती थी। बाद में इसे ग्रामीण भूमि हीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया था। आगे है, अक्टूबर 2010 में IFPRI द्वारा प्रकाशित विश्व भूख सूचांक ने भारत को किस रैंक पर खड़ा कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा 60th रैंक पर खड़ा किया। तो ये तो पुराना आंकड़ा है। आगे चलते हैं, आर्थिक विकास का बेहतर परिमाप कौन सा है? तो आंसर राष्ट्रीय आय। मुद्रा मुक्त आकाश योजना क्या है? ओपन स्काई स्कीम क्या है? तो ये हो जाएगा नागरिक विमानन मंत्रालय की निर्यात संवर्धन योजना। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम भाग किस क्षेत्र का है? तो अधिकतम भाग हमारा तृतीय क्षेत्र में है। आगे है, स्मार्ट मुद्रा पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्मार्ट मुद्रा जो है वो हमारा किया जाता है क्रेडिट क्रेडिट कार्ड को। आगे है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इज अ स्लोगन राइज बाय, मतलब प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इसकी यह किसका है? SBI का है। RBI द्वारा प्रकाशित मुद्रा आपूर्ति परिणाम M2 के सम्मिलित है, तो इसमें भी आंसर नहीं दिया है। आगे देख लेते हैं, हल्के उद्योगों के संवर्धन को इस तथ्य में बाधा पैदा की है कि समिति वित्तीय संसाधनों वाले लघु उद्यमकर्ताओं द्वारा चलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार तथा पूंजीगत बाजार में मुख्य विशिष्ट
लक्षण किस पर आधारित है? तो टर्म ऑफ क्रेडिट का। भारतीय वित्तीय प्रणाली के दो प्रमुख अंग या भाग हैं, मुद्रा बाजार या पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार एक ऐसा केंद्र है जहां अल्पकालीन स्वभाव की मौद्रिक संपत्तियों या प्रतिभूतियों यानी सामान्यतः 1 वर्ष से कम अवधि में व्यवहार होता है, जबकि पूंजी जो है बाजार माध्यम तथा दीर्घकालीन फंड का बाजार है। अगला क्वेश्चन आयामी गरीबी सूचांक नया सूचांक है, तो ये हो जाएगा विश्व मानव रिपोर्ट का, विश्व मानव रिपोर्ट का। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आहार सुरक्षा मिशन का लक्ष्य अगले 4 वर्षों में गेहूं, चावल और दालों के उत्पादन कहां तक बढ़ाना है? तो 8 10 और 4 मिलियन टन जो है हमको बढ़ाना है। संसदीय श्रेष्ठता किस देश में राजनीतिक व्यवस्था की सुनिश्चित विशेषता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यूके में संसदीय विशेषता है। भारतीय संघ की किस से निकट से समानता है? किससे निकट का समानता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा से, कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, शब्द डेमोक्रेसी की उत्पत्ति हुई थी, तो ये हुई थी यूनान से, यूनान से। लोकतंत्र को बहुसंख्यकों की तानाशाही के रूप में वर्णित किया है, तो किसने किया है? ये आंसर हो जाएगा टाकविले का। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को चिन्ह आवंटित का कार्य कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। अगला है, सभी नागरिकों को मतदान के लिए अवसर को कहते हैं, तो ये कहते हैं सार्वजनिक यूनिवर्सल सफरेंज मताधिकार। अगला क्वेश्चन है, तो ये जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। तारकुंडे समिति की सिफारिश पर 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो आंसर लोग, द पीपल। तो आगे है, संघ का तत्व कौन सा नहीं है? तो संघ का तत्व नहीं होगा इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता जो होती है, इसमें लिखित संविधान होता है, द्विसदनीय पद्धति होती है, केंद्र और राज्यों में शक्तिकरण का वितरण होता है। ये संघीय व्यवस्था के लक्षण है। न्यायपालिका में सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, सर्वोच्च संविधान भी होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मतलब क्या है? तो यहाँ पर पंचायती राज का मतलब जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण। 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में जन आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो आंसर 2006 में, 2006 में। अगला है, मुक्त बोलीविया आंदोलन जो बोलीविया में अग्रगामी राजनीतिक दल में बदल गया था, कब मनाया गया? तो आंसर 15 जनवरी 1985 में। भारत के संविधान को संविधान सभा ने अधिनियमित किया था, जो स्थापित किया गया था, कब किया गया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अधीन 1946। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार जो है भारत में मानवों के अवैध व्यापार को रोकता है? तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? अवैध व्यापार को रोकता है, अवैध व्यापार यहाँ पर नहीं करना है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध भाग 3 के अनुच्छेद जो है 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, उसमें 23वां जो आर्टिकल है अंतर्गत मनुष्यों के क्रय विक्रय पर रोक लगाया है। भारतीय सभा ने अपनी स्थायी सभा अध्यक्ष चुने थे, स्थायी अध्यक्ष चुने थे राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
9 दिसंबर को, और फिर 11 दिसंबर को कौन चुन लिए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्ष कौन करता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। आगे, भारत का संविधान गणराज्य है क्योंकि वह इसमें कोई आनुवंशिक तत्व नहीं है। आगे है, अवैध ढंग से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए अदालतों द्वारा जारी रिट कौन करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्णय करता है कि धन विधेयक विधेयक है या नहीं? तो ये भी लोकसभा स्पीकर ये करता है कि धन विधेयक है या नहीं। आगे, बहुजन समाज पार्टी के तो ये कांशी राम हो जाएंगे। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में जो है NVS 2022 में जो पेपर आया था उसको हम कवर करेंगे, ताकि पता चल सके कि किस प्रकार से जो है हमारा जो आने वाला क्वेश्चन है KVS का वो किस प्रकार से आएगा TGT का। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और PDF चाहिए, जिसको भी PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में देख सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।